दोस्तों, ये कहानी है एक पुजारी की जो सीधे साधे गांव वालों को धर्म के नाम पर फंसाकर उनकी महिलाओं का शोषण करता है। फिर एक दिन वो एक खूबसूरत वैश्या के चक्कर में पड़ जाता है और फिर वो वैश्या उसके घोड़े लगा देती है। कहानी की शुरुआत में हम रंगपुर नाम के एक गांव को देखते हैं। इस गांव में धवन पंडा नाम का एक पुजारी रहता है जो कि अपनी पीढ़ी का 5वां वंशज है। उसने पूरे गांव पर अपने फर्जी कर्मकांड और ढोंगी परंपरा की ऐसी चादर फैला रखी है जिससे लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। लोग इसके अंधभक्त हो चुके हैं और जो कुछ भी वो धर्म के नाम पर बकता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। ये ढोंगी बाबा किसी मंदिर का पुजारी होने के साथ साथ बहुत ही रसूख वाला होता है। वो हमेशा पालकी में चलता है और अजीबोगरीब रीति रिवाज के नाम पर महिलाओं का शोषण करता है। इसके खुद के बनाए गए नियमों में एक नमूना ये भी है कि जब भी किसी की मौत हो जाती है तो भूत पिशाचों को शांत करने के नाम पर वो गांव की कुंवारी लड़की को बिना कपड़ों के लाश पर बैठाकर उस लड़की का शोषण करता है। गांव के लोग भी इतने जाहिल हैं कि उसके कर्म कांडों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस गांव में लाल बत्ती नाम की एक जगह है जो कि असल में एक वैश्यालय होता है। यहाँ पर कई सारी लड़कियां रहती हैं जो खुद के जिस्म को बेचकर अपना गुजारा करती हैं। इन्हीं लड़कियों में एक बसंती है जो कि काफी समय से यहाँ रहती है और सभी वैश्यालयों में सबसे ज्यादा फेमस है। और इस लड़की पर गांव के पुजारी धवन पंडा की भी नज़र है। वो छुपकर लाल बत्ती आता है जहां पर वह हर बार अपने लिए बसंती को ही चुनता है। असल में वो एक वैसी दरिंदा होता है और जब भी वो किसी लड़की के साथ सोता है तो उसे बहुत बुरी तरह से मारता भी है। एक दिन एक नया आदमी चंदन इस गांव में आता है। दरअसल चंदन एक डाकिया होता है। वो पहली बार जब लाल बत्ती में चिट्ठियां पहुंचाने जाता है तो पुराना डाकिया उसे सलाह देता है कि तुम कोशिश करना कि चिट्ठी पढ़कर ना सुनानी पड़े। लेकिन जब चंदन लाल बत्ती आता है तो लड़कियां उसके भोलेपन की वजह से उसे बहुत परेशान करती हैं और बसंती के मजबूर करने पर उसे चिट्ठी पढ़कर भी सुनानी पड़ती है। कुछ चिट्ठियां चुलबुली बातों से भरी होती हैं तो कुछ एक परिवार वालों की इमोशनल बातों से भरी होती हैं। एक चिट्ठी में किसी लड़की की माँ पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, घर में थोड़े पैसों की ज़रूरत है और तुम मन लगाकर काम करो। जाहिर है कि लड़कियों के घर वालों को पता ही नहीं होता कि वो यहाँ पर क्या काम करती हैं। शायद इसीलिए पुराने डाकिये ने चंदन को चिट्ठी न पढ़ने की हिदायत दी थी। कहीं लड़कियों की भावनात्मक मजबूरियों की वजह से उनमें से किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट ना हो जाए। चंदन भी अच्छे से जानता है कि किसी वैश्या से प्रेम करना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भुवन पंडा का एक आदमी और एक पुलिस वाला किसी आदमी को पीटते हुए उसके पास ले आते हैं। उसकी गलती ये थी कि वो संतान प्राप्ति के लिए किसी फकीर के पास चला गया था। भुवन पंडा कहता है कि इस गुस्ताखी की सजा के तौर पर 2 साल तक उसे अपनी सारी कमाई भुवन को अर्पण करनी होगी, जिस पर वो आदमी रोते हुए कहता है कि ऐसा करने से उसका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। तब भुवन पंडा कहता है कि इस समस्या से बचने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है और वो कहता है कि 2 साल तक हफ्ते में 2 बार अपनी पत्नी को उसके पास सोने के लिए भेजना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। दूसरी तरफ हम चंदन को देखते हैं जो लाल बत्ती में चिट्ठियां पहुंचाया करता है। वो लड़कियों को यहाँ काम करने की मजबूरियों को बहुत अच्छे से जानता है। वो बसंती से भी मिलता है जो कोठे की सबसे खूबसूरत वैश्या है। एक दिन जब गांव के मंदिर में काली माँ की पूजा हो रही थी तो बसंती पूजा करते हुए देवी माँ की मूर्ति छू लेती है और इस पर भुवन पंडा उसे गालियां बकता है और उसे घसीटते हुए वहां से बाहर फेंक देता है। इसके मुताबिक उसने देवी की मूर्ति को छूकर अपवित्र कर दिया है। उस समय वहां पर डाकिया चंदन भी होता है और भुवन पंडा के ऐसा करने पर वो पूरे गांव वालों के सामने उसका विरोध करता है और कहता है कि तुम लोग एक तरफ तो देवी माँ की पूजा करते हो और दूसरी तरफ एक औरत की इज्जत भी नहीं करते। हालांकि पंडा साला उस समय चंदन को कुछ भी नहीं कहता,
पर पूरे गांव वालों के सामने उसके कर्म कांडों पर उठाए गए सवालों की चिंगारी को वो जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहता है और इसके लिए उसके पास आजमाए हुए नुस्खे हैं। वो पूजा करने के बाद रात के अंधेरे में लाल बत्ती पहुंचता है और डाकिया का बदला बसंती से लेता है, क्योंकि चंदन ने गांव के सामने उसका विरोध किया था। इसीलिए बदले के तौर पर वो बसंती को बहुत बुरी तरह मारता है और उसका शोषण भी करता है। अगले दिन गांव का एक आदमी जो चंदन के साथ काम करता है, वो चंदन को समझाता है कि तुम्हें भुवन पंडा से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। उससे पंगा लेना तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकता है। लेकिन चंदन ऐसा करने से मना कर देता है। जब कुछ देर बाद चंदन को पता चलता है कि भुवन ने लाल बत्ती में जाकर बसंती को बहुत बुरी तरह से पीटा है और उसका शोषण किया है, तब वह बसंती के खातिर अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर पंडा से माफी मांग लेता है। इस घटना के थोड़े दिन बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया हो। आजकल चंदन बसंती और उसकी बेटी के साथ काफी समय बिता रहा है। गांव में इन दोनों के साथ बिना किसी की परवाह किए वो घूमता रहता है। बसंती ने भी ऐसा पहली बार महसूस किया था जैसा उसने किसी भी आदमी के साथ नहीं किया था। चंदन दूसरों से अलग था, उसमें उसके साथ कोई सोने की चाहत नहीं थी। चंदन उसकी बेटी के साथ भी हमदर्दी रखता है। यहाँ पर लाल बत्ती में कई ऐसे कस्टमर आते हैं जिन्हें लगता है कि बसंती की चंदन के साथ बढ़ती नज़दीकियों से उन्हें दिक्कत हो रही है और इस बारे में भुवन पंडा के कान भरते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी चुनी हुई वैश्या का चंदन के साथ चक्कर चल रहा है, जिससे पंडा गुस्से में लाल बत्ती पहुंचता है, क्योंकि चंदन ने उसके ऊपर भरी सभा में लांछन लगाया था और उसके कर्म कांडों पर तीखे सवाल उठाए थे। तो आखिर कैसे वो बसंती को चंदन के साथ घूमते फिरते देखकर बर्दाश्त कर सकता था। उस दिन वो बसंती के साथ बहुत बदसलूकी करता है, जो उसके साथ वो अक्सर किया करता था। लेकिन इस बार वो बसंती को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है और ये सब देखकर जिस दिन से चंदन ने बगावत की थी, उसी दिन से गांव के कई लोगों ने भुवन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आ गई थी। एक शाम गांव के कुछ लोग, जिनका धंधा ही दलाली करना है, वो एक ऐसी जोड़ी को पकड़कर भुवन के पास लाते हैं जिन्होंने एक ही गोत्र में शादी कर ली थी। हालांकि दोनों की शादी कानूनी तौर पर सही है और दोनों के परिवार को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब शादी के कुछ महीनों बाद जब लड़की गर्भवती हो चुकी है, तब कुछ दलाल इस शादी को अवैध घोषित करके इनसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि भुवन पंडा अपना फैसला सुनाता, गांव का मुखिया पंडा को चैलेंज कर देता है और शादी में कुछ भी न गलत होने की बात करता है। और जब लोगों में इसके प्रति समर्थन दिखता है तो भुवन भी शादी को सही मानकर उन लोगों को वहां से भेज देता है। लेकिन बाद में सुनसान रास्ते में जा रहे उन जोड़ों को भुवन पंडा अपने चेलों से बहुत पिटवाता है और उस जोड़े समेत गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाल बत्ती में बसंती के नाम की एक चिट्ठी आती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने बसंती को चिट्ठी लिखी थी। इसीलिए ये सभी लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर किसने बसंती के लिए चिट्ठी भेजी है। लेकिन इस चिट्ठी में भेजने वाले का नाम नहीं होता। अब चूंकि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो चंदन ये चिट्ठी पढ़कर सुनाता है। चिट्ठी सुनने के बाद बसंती समेत उन तमाम लड़कियों को भी लिखने वाले की बात समझ में नहीं आती और उनके हिसाब से तो वो आदमी चिट्ठी लिखने में जितना दिमाग लगा रहा है, वो उससे थोड़े कम पैसे में ही उनके साथ सोकर अपनी तमन्ना भी पूरी कर सकता है। लेकिन चिट्ठी लिखने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वो आदमी कोई पढ़ा लिखा सज्जन आदमी हो, जो कि केवल काम वासना का भूखा नहीं है। चिट्ठी में इमोशन और प्यार भी होता है। इसके बाद तो कई सारी चिट्ठी बसंती के नाम पर आती हैं, जिसे पढ़ने का काम चंदन ही करता है। और जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो बसंती को लगता है कि सारी फीलिंग जो चिट्ठी में लिखी हैं वो चंदन की अपनी भावना हैं। लेकिन चंदन तो केवल चिट्ठी पढ़ने का काम करता है, ये फीलिंग चंदन की नहीं होती। लेकिन बसंती ने चंदन को अपना गुप्त प्रेमी मान रखा होता है। उसे तो चंदन अच्छा लगने लगा था। मन ही मन वो उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसके साथ प्यार के सपने भी देखा करती थी। लेकिन जब वो सपने में जाती है तो अपनी किस्मत पर रोना आता है,
क्योंकि उसकी किस्मत में किसी का प्यार पाना नहीं लिखा। इधर भुवन को पता चलता है कि कोई आदमी उसकी चुनी हुई वैश्या को प्यार भरी चिट्ठियां लिख रहा है, तो इससे उसे कोई खास तकलीफ नहीं होती। उसे लगता है कि कम से कम इन चिट्ठियों की वजह से डाकिए के भड़कावे से तो दूर रहेगी। लेकिन एक दिन उसका दिमाग तब खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो अनजान प्रेमी उससे शादी करने की बात लिख रहा है और उसकी बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। और ये तो पंडा के लिए एक बहुत बुरी खबर होती है। अगर ऐसा हो गया तो उसे बसंती से हाथ धोना पड़ेगा और इसके जैसी कोई दूसरी ढूंढने के लिए उसे काफी तपस्या करनी पड़ेगी। ऊपर से अगर वैसे शादी करने लगे तो समाज का संतुलन कैसे बनेगा। इसीलिए भुवन एक उपाय निकालता है। इससे पहले कि वो अनजान आदमी बसंती से शादी करने के लिए गांव में आए, वो खुद एक सभा का आयोजन करता है और ऐलान करता है कि इस गांव में भारी विपदा आने वाली है। देवी ने उसके सपने में आकर कहा है कि अगर रंगपुर की किसी वैश्या ने शादी की तो पूरे गांव में सूखा और महामारी फैल जाएगी। वो कहता है कि एक वैश्या का प्रेमी है, उसे मेरे शिष्यों के साथ मिलकर ढूंढो। बसंती के अनजान प्रेमी ने शादी की तारीख भी चिट्ठी में लिखी हुई थी। बसंती इस बात से खुश तो है कि वो लाल बत्ती से हमेशा के लिए चली जाएगी और उसकी बेटी तितली का एक बेहतर भविष्य होगा। उसकी बेटी कभी भी वैश्या नहीं बनेगी। लेकिन बसंती अंदर से दुखी भी है क्योंकि उसे चंदन से अलग होना पड़ेगा। वो जानती है कि चंदन से उसका प्यार एक तरफा है, लेकिन एक बार वो अपने प्यार का इजहार उसके सामने करना चाहती है ताकि उसे पूरे जीवन इस बात का अफसोस न रहे कि उसने अपने दिल की बात उससे कही ही नहीं। इसीलिए वो जानते हुए भी कि चंदन उसे रिजेक्ट कर देगा, डाकघर में उसे मिलने पहुंच जाती है और अंधेरे में खड़े चंदन से अपने दिल की बात कह देती है। बसंती कहती है कि उसे अपना चेहरा ना दिखाए और अंधेरे में ही खड़ा रहे क्योंकि उसे अंजाम मालूम है। लेकिन जब डाकिया रोशनी में आता है तो वो देखती है कि वो चंदन नहीं बल्कि पुराना डाकिया खड़ा है, जिससे बसंती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब भुवन की घोषणा के बाद पूरा गांव इतनी दहशत में है कि पता नहीं कब किसी वैश्य का प्रेमी घोषित करके उसे मार दिया जाए। इसीलिए लोग लाल बत्ती की तरफ जाना ही बंद कर देते हैं। पूरा कोठा वीरान हो जाता है। बसंती की शादी की जिद ने उसके जैसे दूसरी वैश्याओं को भी मुसीबत में डाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना फैसला नहीं बदलती क्योंकि शादी का फैसला उसने अपनी बेटी के लिए किया है। बसंती की शादी की तय तारीख से पहले जब भुवन लाल बत्ती आता है तो वो सोचता है कि फिर से उसे मार पीट कर बसंतु पर काबू पा लेना चाहिए, लेकिन इस बार वो बड़ी गलती कर देता है। उसकी बेटी तितली के लिए वो गलत बोल देता है। वो कहता है कि उसकी बेटी तितली भी उसी की तरह वैश्या बनेगी और ये सुनकर बसंती का गुस्सा फूट जाता है। भुवन को कभी प्रतिशोध की आदत नहीं थी, इसीलिए बसंती की आक्रामकता देखकर वो घबरा जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। पर यह तो साफ था कि वो लाल बत्ती को छोड़ेगा नहीं, अपना बदला जरूर लेगा। अब वो दिन भी आ जाता है जब बसंती का वो अनजान प्रेमी आने वाला था। बसंती किसी दुल्हन की तरह सजती है। हालांकि गांव में डर का माहौल इतना है कि किसी का लाल बत्ती आना मुश्किल हो गया है, पर बसंती को भरोसा है कि उसका अनजान प्रेमी उसके लिए यहाँ पर जरूर आएगा। और देखते ही देखते दिन ढल जाता है। काफी इंतजार के बाद भी लाल बत्ती पर कोई नहीं आता। बसंती को ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी उस अनजान आदमी की वजह से बदलने वाली है, पर उसने शायद अपनी किस्मत पर उम्मीद से ज्यादा भरोसा कर लिया। अगले दिन पुराना डाकिया बसंती से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो गुमनाम प्रेमी बनकर तुम्हें चिट्ठियां लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि डाकिया चंदन होता है। कल रात लाल बत्ती पहुंचने से पहले उसने भुवन पंडा को चैलेंज किया था। तब भुवन के आदमियों ने उसे बहुत मारा और भुवन ने खुद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। चंदन ने मेरी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ दिया और मरते हुए भी वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था। तब बसंती अपनी मांग में चंदन के नाम का सिंदूर लगाती है और फिर उसे अपने माथे तक पहुंचाकर अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, जैसे वो चंदन की विधवा हो। इसके बाद वो गांव वालों की मदद से भुवन के अड्डे पर जाती है और गांव वालों की मदद से देवी के सामने ही भुवन और उसके चेलों का वध कर देती है। उसने देवी के त्रिशूल में घोंपकर भुवन पंडा का वध कर दिया और जब वो मर गया तो उसके कुछ चेलों ने उसकी लाश को ठीक उसी तरह पालकी में बैठाया जैसे वो जिंदा रहते हुए उसकी सवारी किया करता था।
इससे एक बात साफ हो जाती है कि भुवन तो मर गया, लेकिन उसके जैसे हजारों अभी जिंदा हैं जो कि समाज में कर्मकांड और रीति रिवाजों की पालकी उठाए हुए हैं। बाद में पुराना डाकिया चंदन से किए हुए वादे के अनुसार बसंती और उसकी बेटी तितली को गांव से बाहर कहीं दूर ले जाता है, जहां पर तितली के लिए उज्जवल भविष्य होगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।